नमस्कार। कुछ सवाल हम हिंदी के कराने जा रहे हैं आप लोगों को। हमें उम्मीद है आप लोग भी पेन कॉपी लिए होंगे और जो सवाल में कुछ अलग बताऊँ उसको नोट करते चलिएगा, बाकी आप ऐसे करिए। देखिए, आपके पेपर में गद्यांश आपको निपटना पड़ेगा उससे, और गद्यांश करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि गद्यांश में पहले गद्यांश नहीं पढ़ा जाता, पहले आप उसके सवाल पढ़ेंगे। यानी इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो आप पहले पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो सवाल पूछा गया है गद्यांश में, फिर वहीं पर दिमाग चला जाता है जब गद्यांश पढ़ते हैं। जैसे इसमें पहला सवाल है, प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित, शब्द रहित। फिर है अरण का शाब्दिक अर्थ है। अरण का शाब्दिक अर्थ तो आप अपने आप निकालेंगे। फिर है यत्न से आशय क्या है, यत्न से आशय ये भी आपको अपने आप करना है। और गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन, ये चार, और एक और है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। ये 5 सवाल आपको लाने हैं। तो सबसे पहले प्रेम की भाषा आप ऊपर से आप पढ़ेंगे तो जो सवाल पूछा गया वहीं पे दिमाग जाएगा। कह रहा प्रेम की भाषा क्या है। पहली लाइन जब पढ़ेंगे, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो साफ साफ लिख रहा है प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में है तो यानी कि 48 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। इसी तरह अरण का शाब्दिक अर्थ ये आप जानते हैं, अरण माने जंगल होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको समझ जाए, अरण जो है जंगल का पर्यायवाची होता है। यत्न का आशय, यत्न माने प्रयास होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें गद्यांश से कोई मतलब नहीं है, अपने आप इसको बताना है। और गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो इसमें गद्यांश की महिमा, किसकी महिमा वर्णन किया गया, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि नेत्रों के कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल। ये देखो यहाँ से कहानी शुरू हुई है, सच्चा आचरण यानी आचरण के बारे में बात कर रहा है। साहित्य के लंबे व्याख्यानों गढ़ा जा सकता है, न वेद श्रुतियों में, अंजलि से, पुराण से, धर्म चर्चा से, जीवन के अरण में घुसे हुए पुरुष के हृदय प्रकृति मनुष्य के जीवन को मौन व्याख्यानों, यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यानी इसमें आचरण के बारे में बात कर रहा है। आचरण आपके ऑप्शन में है भी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद गद्यांश का शीर्षक। गद्यांश का जब भी शीर्षक लाना होता, हमने कहा था कि शीर्षक लाने के लिए आप कुछ शब्द गद्यांश की पहली लाइन और अंतिम लाइन पढ़ना पड़ता है, उससे शीर्षक आ जाता है। पहला गद्यांश में दिया है प्रेम की भाषा शब्द रहित है, और लास्ट में कह रहा है कि छोटे छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों से आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब ऑप्शन देखा जाए, प्रेम की भाषा, जीवन का अरण, सच्चा आचरण, मौन व्याख्यान। तो देखा जाए तो शुरू में प्रेम की भाषा शब्द रहित है, इसको आगे चल के धीरे धीरे इसको इसी में मिला दिया गया है, जो कि लाइन में कहा गया व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर सच्चा आचरण अगर ऑप्शन लगा देंगे तो ये ज्यादा सही होगा, यानी तीसरा वाला। उसके बाद 44 नंबर सवाल है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमने आपको जब रस पढ़ाया है तो रस के 4 भाग लिखाए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ऑप्शन में देखो संचारी भाव, अनुभव, विभाव, स्थायी भाव चारों हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव जो होता है, जो पाठक या श्रोता के अंतर्मन में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक रस का एक अस्थायी भाव होता है, आपको एक रस का स्थायी भाव भी वहां निपटना पड़ेगा। तो जो 11 रस हैं सबके स्थायी भाव आपको याद कर लेने हैं। श्रृंगार रस का जानते ही होंगे आप लोग, करुण का जानते होंगे, वीर का, सबका जानते होंगे, जिसका ना जानते हो आप याद कर लीजिएगा। विभाव, भाव के उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अनुभव, भाव के यानी स्थायी भाव के पश्चात जो उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। और अब जिनका ये नहीं पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में देखिए, एक रस का भाग पड़ा होगा, उसको आप देख लीजिए, उसमें आ जाएगा। इसी तरह संचारी भाव जो होता है, संचारी भाव पाठक या श्रोता के मन में जो अल्पकाल के लिए आते हैं, जिनका संचार हुआ करता है, ये आते हैं और जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव की संख्या हमने आपको बताई है 33 होती है।
ध्यान दीजिएगा, संचारी भावों की संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें आंसर जो है ए होगा। अगला है मक्षिका किसका तत्सम है। आप समझ रहे होंगे मक्षिका जो है मक्खी का तत्सम होता है। और निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर आपको बताना है, यानी कि बड़ा आ बड़ा ओ। देखो हमने बताया दीर्घ स्वर जो होते हैं, अगर केवल ह्रस्व स्वर देख लें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये और री भी इसमें ह्रस्व में आता है। ये छोटा छोटा जिसमें लगाते हैं ये ह्रस्व होते हैं, और जिसमें बड़ा शब्द लगाते हैं, जैसे बड़ा आ पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं, बड़ा ऊ पढ़ते हैं, ये दीर्घ होते हैं 3। और ये जो ओ है, ए है, ऐ, ये दीर्घ नहीं होते, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन सा है, आ। कुछ किताबों में आपको मिलता है कि दीर्घ स्वर नीचे वाले जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ 4 3 7 बताते हैं, बल्कि नहीं, केवल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी पढ़ते समय जिसमें बड़ा शब्द यूज करते हैं वो दीर्घ होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। 47 से निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताया है, अगर याद हो तो या होता है, या अलावा जो 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ये या इसमें टिक लगाएंगे। का तो कंठ व्यंजन है, चा तालव्य व्यंजन है, टा मूर्धन्य व्यंजन है। ये आप बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, वर्णमाला से 2-3 सवाल आपके पेपर में आने। अगला है जड़ का विलोम क्या होगा। जड़ माने क्या होता जानते हो। जड़ माने जड़ बुद्धि लोग कहते हैं, मूर्ख, मूर्ख जड़ माने मूर्ख होता है। तो जड़ का विलोम क्या होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन के हिसाब से विलोम जब भी निकालना ऑप्शन के हिसाब से निकालना है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है, कहाँ गया, जल। जल तो जड़ का विलोम होगा नहीं भाई, होगा। मूर्ख, विद्वान, जड़ माने ही मूर्ख होता तो विलोम हो नहीं सकता। तो जड़ विद्वान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चेतन भी है, तो जैसा शब्द होता है उसका विलोम वैसा होगा। तो जड़ का विलोम चेतन होता है। और जल जो है थल, जल का विलोम थल होगा। मूर्ख जो है उसका विलोम पंडित होता है। विद्वान जो है, विद्वान तो विद्वान लिखा ही है, तो यहाँ पर जड़ का विलोम चेतन होगा। अगला है 49 भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला यानी आगे जो समय आएगा उसमें होने वाला, उसको भावी कहते हैं। भावी, जैसे कोई भावी प्रधानमंत्री, यानी जो चुनाव होता है कहते भावी, यानी होने वाले, तो भावी होता है। गत माने बीता हुआ होता है, विगत माने भी बीता हुआ होता है। आभास तो एहसास होता है। इसी तरह अनिल और अनल ये बहुत पूछा जाता है, और ये आप जानते होंगे। हमने एक का अर्थ आपको बताया अनल। अनल यानी नल, नल शब्द होता है ना, नल, भूलो ना इसलिए हम इस तरह बता रहे हैं। नल से पानी निकलता है, और आ माने नहीं, यानी जहां पर पानी ना हो, जब पानी ना होगा तो क्या होगा, आग होगी, यानी कि अनल माने आग होता है। तो हमारा या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, ये तो हो नहीं सकता। जो जैसा शब्द दिया जाए, पहले जो शब्द दिया है उसका अर्थ पहले होगा, और अनिल माने हवा होता है, यानी दूसरा ऑप्शन होगा। 51 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। अनेकार्थी मतलब उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो पहला है अभिमान, दूसरा है आयु, तीसरा है अधिक, चौथा है अर्थ। इसमें कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसमें अर्थ जो है, जिसके अनेक कई अर्थ निकलते हो। इसमें जो अर्थ शब्द है, अर्थ, अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं। अर्थ के कौन कौन से अर्थ निकलते हैं जरा लिख लो। अर्थ माने होता है धन, कहते हैं ना आर्थिक स्थिति खराब है, तो अर्थ माने धन होता है। और कभी कभी कहते हैं आपके यहाँ आने का अर्थ क्या है, यानी मतलब, यानी अर्थ का मतलब भी होता है, मतलब। और अर्थ मतलब अभिप्राय भी होता है, उद्देश्य। और अर्थ मतलब इंद्रिय भी हो, इंद्रियों को भी अर्थ कहते हैं। तो इस तरह से अर्थ के कई मतलब निकल आते हैं। इसी तरह एक शब्द आता अर्क, अगर याद हो हमने पढ़ाया अर्क, अर्थ की तरह लिखा रहता है अर्क। अर्क भी अनेकार्थी शब्द है। अर्क किसका किसका पर्यायवाची होता है, इसके अर्थ क्या होते हैं। अर्क माने सूर्य होता है, लिख लो कॉपी में, लिख लो लिख लो। अर्क, अर्क माने सूर्य होता है।
अर्क जो है इंद्र का भी पर्यायवाची होता है, इंद्र को भी अर्क कहते हैं। और ये जो काढ़ा होता है ना, काढ़ा लोग कहते हैं ना इसका अर्क निकाल लो, यानी कोई भी शब्द का अर्क यानी रस जो निकाल लो। जो काढ़ा बनाया जाता है, काढ़ा पिया है कभी? जब सर्दी जुकाम खूब होता है तो पिया जाता है, तो इसको भी अर्क कहते हैं, काढ़ा को भी। और जो एक मदार का पौधा होता है, मदार का पौधा, उसको भी अर्क कहा जाता है। इसी तरह बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं, आपको मालूम होंगे। 52 नंबर जो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है, देखो ये अधिकार लिखा है, अधिकार तो शुद्ध है नहीं, शुद्ध अधिकार ऐसे लिखा जाता है, आप लिख भी लेते हैं, शुद्ध अधिकार ऐसे लिखा जाता है। और अनुसरण, अनुसरण ऐसे लिखा जाता है? अनुसरण तो हमको लगता है ऐसे नहीं लिखा जाता है भाई, लिखा है कभी? अनुसरण में जो सा होता है वो ऐसे लिखा जाता है, अनुसरण, अनुसरण ये वाला सा होता है, अनुसरण ऐसे लिखा जाता है। अध्ययन हमको लगता है सही लिखा है भाई, अध्ययन सही लिखा है। और जो आगामी लिखा है, आगामी शुद्ध नहीं होता है, आगामी होता है, यानी आने वाला। इसी तरह 53 में कह रहा अशुद्ध शब्द बताइए, यानी 3 शब्द होंगे। आध्यात्मिक शुद्ध लिखा है, दायित्व भी शुद्ध लिखा है, ऐतिहासिक आनुषंगिक भी शुद्ध लिखा है, लेकिन जो ऐतिहासिक लिखा ये गलत। हमने कहा था शुद्ध ज्यादातर इक प्रत्यय से ही पूछेंगे, तो ऐतिहासिक ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐतिहासिक लिखा जाता, ऐसे ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाएगा। इतिहास में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो ऐतिहासिक बनता है। गणित में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? बनता नहीं, कोई गणितज्ञ होता है। गणित में और किसी में, भूगोल में लगाओ तो भौगोलिक होता है, और बहुत सारे शब्द बता चुके हैं। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, यानी कर्ता का चिन्ह। कारक हमने आपको बताए हैं, 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता की विभक्ति जो होती है, परसर्ग मतलब विभक्ति पूछ रहा है, तो कर्ता की होगी कर्ता ने, ये कर्ता की विभक्ति होती है। से किसकी होती है? करण की। और किसी की होती है? अपादान की। अपादान में अलग होने का सेंस होता है। करण में किसकी होती है? में पर अधिकरण की। और को किसकी होती है? कर्म, कर्म की होती है, और संप्रदान में भी आता है। निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 55 नंबर पुल्लिंग शब्द। हमने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकालने का तरीका बताया है, उसके साथ एक क्रिया लगाओ। अगर वो स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग क्रिया लगेगी, और हम तो कहते हैं सबसे बढ़िया अच्छा, अच्छी लगा लो। दया होती है, प्रार्थना की जाती है, वायु चलती है, वायु बहती है। नेत्र, नेत्र अच्छी है, नेत्र अच्छा है, ये नहीं कहा नेत्र तो होते तो अच्छे होता है, यानी इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर दया की जाती, प्रार्थना की जाती, वायु वायु बहती है। देखा जाए तो जो नेत्र है ये स्त्रीलिंग नहीं है, यानी ये पुल्लिंग होगा। तो हमारा आंसर अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उसी तरह शोभा बढ़ती है, ये स्त्रीलिंग है। शस्त्र चलाया जाता है, पुल्लिंग है। पालन किया जाता है, पुल्लिंग है। नृत्य भी किया जाता है, ये भी पुल्लिंग है। यानी शोभा जो है वो बढ़ती है, ये स्त्रीलिंग है। 57 नंबर एक वचन बहुवचन हमने बताया है आपको, हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन बहुवचन, वही बताया जाता है। करो जरा इसको 1 मिनट। हाँ भैया, हाँ हाँ याद दीजिए, हम ना पकड़ लेते और वहाँ लेते हैं, और वो लौकी लेके आ रहे हैं तो जो थोड़ी देर में बनेंगे, उनसे बता दो कि ला रहे हैं। सॉरी, फोन आ गया था, थोड़ा जरूरी था। तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? हमने आपको बताया है कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक, इसमें प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और नदी का बहुवचन तो नदियां होता है, नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियां। साधु का बहुवचन साधुओं होगा, और घर का बहुवचन घरों होता है।
तो इसमें आंसर जो होगा वो दूसरा वाला होगा। सदैव बहुवचन में आंसू जो होते हैं बहुवचन में होते हैं, होंठ बहुवचन में होते हैं, बाल बहुवचन में होते हैं, हस्ताक्षर बहुवचन में होते हैं, बहुत सारे शब्द हम लिखवा चुके हैं। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? हमने पढ़ा था वो पुस्तक पढ़ेगा, वो जाता है, वो खेल रहा। सिंपल सवाल है। तो इसमें उसने पढ़ा था, ये तो भूतकाल में है। ये जो उसने पढ़ा था ये भूतकाल, वह पुस्तक पढ़ेगा तो भविष्य काल की बात कर रहा है। वह जाता है ये वर्तमान काल की बात करेगा, और वो खेल रहा था ये भी भूतकाल में होगा। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा होगा? सी वाला। सिंपल है, और हमने वर्तमान भूत के सब भेद भी आपको बताए हैं। इसे 59 नंबर, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य हमने आपको बताए हैं, अगर मालूम हो तो। भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य। तो यहाँ पर कर्मवाच्य कह रहा है 59 नंबर, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, इसी में कर्मवाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो कर्तवाच्य। अगर यहाँ पे लिखा होता पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य होता है। राम पुस्तक पढ़ता है यानी कि कर्तवाच्य है। सीता पत्र लिखती है, ये भी कर्तवाच्य है। और लिखा मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य है। और पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य। कर्म पर जब प्रभाव पड़े। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम पर प्रभाव पड़ता है, कर्तवाच्य होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? हमने बताया आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 वाक्य बताए हैं, और अर्थ के आधार पे 8 बताए। तो सरल वाक्य इसमें कौन सा? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। देखा जाए तो यहाँ पर जो सरल वाक्य नहीं है बताया जा रहा है। तो लड़का दौड़ता है, ये सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। तो यहाँ पर इस मेले में उद्देश्य है कि, यहाँ पर ये देखा जाए तो ये सरल वाक्य नहीं है। और ये है कौन सा वाक्य भाई? ये सरल वाक्य अगर नहीं है तो कौन सा वाक्य होगा? ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। 61 नंबर, मैंने ये काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने ये काम कर लेना चाहिए, ये अशुद्ध पढ़ने से। जब भी अशुद्ध की बात करें तो आप तुरंत वाक्य को पढ़ के देख लीजिएगा, समझ में आ जाता है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? चिन्ह भी हमने आपको बताए हैं, शायद अगर नहीं बताए हैं तो आप समझ लीजिए। इनका हिंदी में नाम, पूर्ण विराम ये होता है, सभी लोग जानते हैं। अर्धविराम, अर्धविराम ऐसे कॉमा लगता है, ऊपर एक पॉइंट लगता है, यह अर्धविराम होता है। अल्प विराम केवल कॉमा लगता है। और उसके बाद एक होता है ऊपर ऐसे लाइन खींच के नीचे पॉइंट लगा दो, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और जिनको आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हो, ये वाले, ये उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं, हिंदी में उद्धरण चिन्ह। और एक और चिन्ह होता है, शायद याद होगा, जैसे ये लाइन लिखी है, इसी में लिख देते हैं। ये वाक्य में यहाँ पर जैसे ये लगा देते हैं, ये ऐसे लगा के ऊपर कोई चीज लिखते हैं, तो इस चिन्ह का नाम है चुप 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 करके, यानी गलती हो गई, इसको कहते हैं त्रुटि, त्रुटि सुधार चिन्ह। त्रुटि विराम चिन्ह कुछ भी लिखते थे, चाहे त्रुटि सुधार चिन्ह या त्रुटि विराम। इसका नाम हंस पद भी होता है, हंस के पद की तरह होता है। तो यहाँ पर अल्प विराम, अब देख लो कौन सा होगा? बी वाला होगा। और ये तो अर्ध विराम है, और ये हिंदी का चिन्ह नहीं है, ये विस्मयादि बोधक है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, जो गिरा हुआ होता है उसके लिए एक शब्द, गिरे हुए के लिए क्या शब्द बताएं? पतित, गिरा हुआ पतित। लुंठित तो आप जानते हो कौन सा? रावण होता है लुंठित व्यंजन। धराशाही, किसी चीज को एकदम से धराशाही कर दो, जमीन पर जिसका आशियाना बन जाए। पालकी आप जानते हो, हालांकि गलत लिखा है, इस पे बिठाया जाता है। षटपद का पर्यायवाची, षटपद किसको कहते हैं? षटपद किसका पर्यायवाची है भाई? जो भंवरा होता है, भंवरा, इसका षटपद कहते हैं इसको, 6 पैर होते हैं इसको। और 65 नंबर देख लो, होनहार विद्वान के होत चीकने पात। इन लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्त का अर्थ होगा होनहार बालक सुंदर, सुंदर नहीं बल्कि यहाँ सुंदर लिखा होगा, ये गलत छपा है। पहले ऑप्शन में यहाँ पर सुंदर होता है, होना चाहिए, हालांकि आंसर नहीं है। सुंदर बालक होनहार होता है, पहली लाइन, दूसरी वही बात है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं।
होनहार बालक सुंदर नहीं है, तो सुंदर ना तो ये ना तो ये ना तो ये, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसी तरह लोकोक्ति मुहावरे आपको करने हैं और जल्दी में जितना समय था हम नित्य सवाल कराए हैं, बाकी और बुकलेट और सवालों के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। अगर सवाल आपको अच्छे लगे हों या ना अच्छे लगे हों तो आप शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। नमस्कार।